अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में अब सिर्फ 20 दिन रह गए हैं, जिसके बाद सवाल यह है कि क्या हुकूमत जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के बाद कोई नया चेयरमैन लाएगी या हुकूमत जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ही तौसी देने या उनकी दोबारा तकर्रुरी का फैसला करेगी। ये सवाल मजीद अहमियत इसलिए भी इख्तियार कर गया है क्योंकि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 8 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी, जिसमें अब 3 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है। मगर अभी तक वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत का सिलसिला शुरू नहीं किया है, जबकि अब हुकूमत कानून में तरमीम करके मौजूदा चेयरमैन नैब को ही तौसी देने का इंदिया भी दे रही है। अहम बात यह है कि हुकूमत अगर मौजूदा चेयरमैन नैब को मजीद तौसी देना चाहती है तो मौजूदा कानून के मुताबिक ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि नैब कानून के सेक्शन 6B के तहत चेयरमैन नैब की 4 साल मुद्दत मुलाजमत नॉन एक्सटेंडेबल है, यानी कि उसमें तौसी नहीं हो सकती, जिसके बाद मौजूदा चेयरमैन नैब को तौसी देने का एक ही हल बचता है और वो हल यह है कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की जाए, जिसके लिए हुकूमत ने नया ऑर्डिनेंस लाने पर गौर शुरू कर दिया है। कुछ रोज पहले वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम ने एक इंटरव्यू में इस बात का इशारा देते हुए कहा है कि मौजूदा चेयरमैन नैब एक दयानतदार शख्स है और इनकी तौसी के लिए ऑर्डिनेंस के जरिए कानून तब्दील किया जा सकता है। क्या हुकूमत हतमी फैसला कर चुकी है, इस मामले पर बात करेंगे और उसके लिए हमें पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर फरूक नसीम साहब ने। फरूक नसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में सिर्फ 20 दिन का वक्त रह गया है और अब तक वजीर आजम और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के दरमियान कंसल्टेशन का प्रोसेस भी नहीं शुरू हुआ है। क्या इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को तौसी दी जाएगी या उनकी री अपॉइंटमेंट की जाएगी बतौर चेयरमैन नैब? अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं है। ये मैं पहले भी एक आध जगह प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ कि अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं है, लेकिन जिस पे डिस्कशन हुआ है वो ये है कि एक लार्जर पूल होना चाहिए, चाहे वो हाजिर चेयरमैन हो, पुराने चेयरमैन हो या कुछ और अच्छे शोहरत वाले कैंडिडेट्स हों। क्योंकि देखिए हमारे पास पूल क्या है, जो नैब का जो स्टैट्यूट है अकाउंटेबिलिटी वाला, नैब ऑर्डिनेंस 99, उसमें लिखा हुआ है कि या तो वो कोई जज होगा या लेफ्टिनेंट जनरल होगा, यानी जज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लेफ्टिनेंट जनरल, और तीसरी कैटेगरी है BS 22 का रिटायर्ड ऑफिसर। तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, कोई जज और BS 22 का रिटायर्ड ऑफिसर। तो ये हमारे पास एक बड़ा पूल होना चाहिए, क्योंकि ये एक नैब बड़ी ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट, आप समझिए कि एक इंस्टीट्यूशन है जिसको न्यूट्रलिटी के साथ ऐसा आदमी लगाना है जो कि जिसकी परफॉर्मेंस भी हो, न्यूट्रलिटी भी हो, मतलब नो फेवर्स कि हमें कोई फेवर नहीं करे, न्यूट्रलिटी से, बहादुरी से जो है वो तदारुक करे। तो लिहाजा ये जो थोड़ा सा ये प्रीमेच्योर है ये कहना कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि जस्टिस जावेद इकबाल को लगा रही है, रीअपॉइंटमेंट कर रही है, एक्सटेंशन दे रही है, तो अभी तक कोई ऐसा हतमी फैसला नहीं है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन इस बात पर गौर जरूर हो रहा है कि जावेद इकबाल को दोबारा नैब चेयरमैन बनाया जाए, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जाए। अब उसके 2 तरीके हैं, यानी एक तो तरीका ये है कि कोई इसकी लेजिस्लेटिव चेंज आए, लफ्ज़ जो एक्सटेंडेबल है उसको कोई अमेंड कर दिया जाए या टेन्योर जो है वो बढ़ा दिया जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा मैं बताऊँ ना कि पब्लिक ओपिनियन लेनी, पब्लिक से शेयर करना, मीडिया से शेयर करना, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे कि जी ऐसे पीछे से घुमा के कर दें। और इसीलिए द आइडिया इज़ कि एक डिबेट हो और एक हेल्दी डिबेट हो। मेरे ख़्याल में डिबेट ये हो, इससे ज़्यादा कि ये तरीका क्या होगा, डिबेट इस पे होनी चाहिए कि बेस्ट नाम क्या, कौन हो सकता है। इसका तो तरीक़ेकार कानून में भी है कि अपोजिशन और वज़ीर आज़म मुशावरत करेंगे ताकि जो आप कह रहे हैं जो न्यूट्रलिटी वाला पहलू है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और जो एक स्पिरिट है कि न्यूट्रल हो नैब का इदारा, उसके लिए ज़रूरी है कि उसका सरबरा कौन होगा। तो वो तरीक़ेकार तो कंसल्टेशन के हवाले से है, लेकिन आपने ये भी कहा है कि कंसल्टेशन का जो मामला है उसको भी हम तब्दील कर सकते हैं कानून के ज़रिए, ताकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से कंसल्टेशन ना करनी पड़े। तो फिर वो जो आप कह रहे हैं कि डिबेट होनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन बेहतर आके परफॉर्म कर सकता है, वो कैसे होगा फिर? नहीं,
वो परफॉर्म कैसे होगा? एक तो देखिए कंसल्टेशन नेचुरली अगर तो यही तरीका होता है तो कंसल्टेशन लीडर ऑफ अपोजिशन से होगी। अच्छा, फिर साथ साथ मेरी ख्वाहिश ये है कि ये उनसे तो जो कंसल्टेशन हो वो ज़रूर हो। सेकेंडली एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून ये है कि जो नैब का चेयरमैन है, अगर किसी ऐसे शख्स ने उससे कंसल्टेशन उसके बारे में करनी है जिस पे नैब के केसेस हैं या होने वाले हैं, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन इसको परमिट करता है? क्या वो ड्यू प्रोसेस के ख़िलाफ़ नहीं हो जाएगा? फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ नहीं हो जाएगा? न्यूट्रलिटी उसमें कैसे आएगी? तो ये बड़े पेचीदा मसाइल हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के हवाले से आपने कहा कि देखें, देखना पड़ेगा कि किसी शख्स के हवाले से कोई नैब के केसेस हैं, कोई करप्शन के केसेस हैं, तो अगर कानून ये कहता है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और हुकूमत बैठ के ये फैसला करेंगे, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो पूरी ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, हुकूमत की साइड को प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस वक्त तो ऑपोजिशन पर भी केसेस हैं, हुकूमत के ऊपर भी केसेस हैं। अगर इस मामले में हम पड़ गए कि किसके ऊपर केसेस हैं, तो फिर तो ये मामला मुशावरत का, कंसल्टेशन का आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस मेरिट पे तो हुकूमत भी पूरा नहीं उतरेगी अगर हुकूमत के अपने लोगों पर केसेस होंगे और हुकूमत के अपने केसेस होंगे तो। शहजाद, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आपने एक बड़ी ज़बरदस्त और न्यूट्रल बात की है और इसीलिए मैं आपका बड़ा मुतरफ़ हूँ। आप हमेशा न्यूट्रलिटी की तरफ जाते हैं, एजेंडा आपका नहीं होता। एंड दैट्स वाई मेरी भी कोशिश होती है कि आपके प्रोग्राम में आया करूँ, बड़ा अच्छा लगता है। बात देखें, गवर्नमेंट के किस आदमी के ख़िलाफ़ केस हैं, नहीं है, ये भी एक रेलेवेंट बात है। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी है या केस है? द आंसर इज़ नो। हेलीकॉप्टर केस क्या था लीडर ऑफ अपोजिशन के ख़िलाफ़ था? अब तो नहीं है ना, वो तो ख़त्म हो गया है। लेकिन मैं गुजारिश ये करूं कि इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कोई केस है, और अगर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी या केस होता तो मैं प्राइम मिनिस्टर को शायद एडवाइस देता और वो मेरी शायद एडवाइस मानते कि नहीं जी, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं आऊँगा इसमें भी। बात ये है कि हमें न्यूट्रलिटी देखनी है। अगर तो लीडर ऑफ अपोजिशन अच्छे आदमी, मुझे तो मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है कि मेरा पर्सनल तो बिल्कुल कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ना मेरे पार्टी का कोई है। लेकिन क्या उनके ख़िलाफ़, उनके फ़र्द के ख़िलाफ़, उनके बेगम साहिबा बच्चों के ख़िलाफ़ क्या कोई केस है? नहीं है तो बात ख़त्म हो गई। अगर है तो वो सिर्फ अपोजिशन को तो रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमारे जजेस करते हैं, क्या ज़बरदस्त। देखिए, अगर उनका कोई पर्सनल केस होता है तो वो कहते हैं नॉट बिफोर मी, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक मुरव्वज कानून है, हायर पेडिस्टल पे है। ये फंडामेंटल राइट है पाकिस्तान के लोगों का कि किसी का अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो वो गवर्नमेंट की या पब्लिक इंटरेस्ट की या पब्लिक एक्सरसाइज अगर चॉइस करनी हो एज ए पब्लिक फंक्शनरी तो वो ना करे। तो ये देखना पड़ेगा। अगर हमें मीडिया ये कहती है, क्योंकि मैं समझता हूँ मीडिया फोर्थ पिलर है स्टेट की, मुझे कोई इसमें, मैं तो मीडिया को बड़े हाई पेडिस्टल पे रखता हूँ। अगर मीडिया ये कहते हैं ना जी यार छोड़ें इसको, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, कोई बात नहीं, पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून होना ही नहीं चाहिए, सर आँखों पे, तो ये बड़ी एक डिबेट आपको करनी पड़ेगी शहजाद। हम अभी नेसेंट स्टेज पे हैं। आप और क्योंकि कोई नया नाम आता है, करें, करवाइए। जब कोई नया नाम फ्लोट किया जाएगा तो उस पर तो एक नई डिबेट शुरू होगी। लेकिन अब क्योंकि आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जावेद इकबाल को भी तौसी दी जाए, तो उन पर बात कर लेते हैं। जब आपने ये इशारा दिया कि कानून में तरमीम का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने कहा कि इसी से हुकूमत की बदनीयती साबित हो जाती है। अगर वो चाहते हैं कि इदारा गैर जानिबदार रहे तो फिर किसी और को वो अपॉइंट करते, क्योंकि नैब चेयरमैन जो है वो कब्जे में है हुकूमत के, इसीलिए उनको दोबारा अपॉइंट किया जा रहा है। और यही इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि जब से उनकी वीडियो वाला मामला आया है तब से वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं और उनका टिल्ट जो है वो ऑपोजिशन की तरफ है। ऑपोजिशन के केसेस को ज्यादा सख्ती से निपटा जाता है, उनके लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है, हुकूमत के साथ हल्का हाथ रखा हुआ है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं उस वीडियो की वजह से। मैं गुजारिश करूं कि जहां तक कि उस वीडियो की बात आपने की और लोग करते हैं, वो वीडियो जेन्युइन है, वो वीडियो फेक है, वो उन्होंने अजरान मजाक की बात की, वो भी उसका कोई फ़ैसला ना गवर्नमेंट ने करना है ना गवर्नमेंट के पास कोई फ़ैसला है। अगर तो ऐसी सिचुएशन हो ना कि गवर्नमेंट ने कोई फ़ैसला करना है कि वो वीडियो सही है गलत है और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होना है, तो फिर ये अपोजिशन की बात दुरुस्त हो सकती है।
लेकिन आप एक मिनट के लिए जस्ट बिकॉज कोई केस अगर किसी के ख़िलाफ़ है और वो केस पहले से चल रहा है, बहुत से केस ऐसे हैं जो कि समझिए इस हुकूमत के आने से पहले से चल रहे हैं, तो इस हुकूमत का तो उससे लेना देना कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि कोई केस ऐसा है जो कि चल रहा है तो वो तो अदालत में चलेगा ना। देखिए कोई भी केस है, चाहे वो जाली बैंक अकाउंट का केस हो या कोई और केस हो, तो वो बहुत से केसेस तो टर्मिनेट होने हैं या कंक्लूड होने हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जस्टिस जावेद इकबाल का या नैब चेयरमैन का कोई लेना देना नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट अदालतें हैं। अगर आपका कहने का मतलब ये है कि चेयरमैन नैब जो है वो अकाउंटेबिलिटी अदालतों को भी असरअंदाज करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा सादे हैं आप, समझते नहीं है सिस्टम को। लेकिन फारूक साहब, मेरा नहीं ख्याल नैब के पास गिरफ्तारी का तो है ना, सिस्टम। और इस वक्त तो ऑपोजिशन के लोग यही शिकवा करते आए, बल्कि सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, अदालतें अपने फैसलों में ये कह चुकी हैं, रिमार्क्स अपनी जगह फैसलों में ये कह चुकी हैं कि नैब का इदारा जो है वो सियासी इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, उसके कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये अदालतें मौजूद अदालतें ये बातें कर चुकी हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये नैब के पास इख्तियारात तो लामहदूद हैं, वो तो गिरफ्तार भी कर सकते हैं, और ऑपोजिशन के कई सीनियर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है। मैं गुजारिश करूं, सिवाय एक जो साद रफ़ीक साहब वाला केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में और मेरे बड़े मुअज़्ज़ज़ जी उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं अगर थोड़ा बहुत कानून अगर मुझे आता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ तालिब इल्म की हैसियत से, मैं नहीं कहता कि मुझे बहुत कानून आता है, ना मैंने कभी क्लेम किया, लेकिन बेल ऑर्डर में क्या इस तरह की एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या कानून होना चाहिए या क्या है, चलें वो एक जजमेंट है, एक ऑर्डर है, हमारे सर आँखों पे है, लेकिन टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स देखने पड़ेंगे, तमाम के तमाम ऑर्डर्स देखने पड़ेंगे। कहीं अगर एग्जीक्यूटिव की एक्सेस होती है, अदालत उसको चेक करती है, बड़ा सही करती है जी, जजमेंट दिया बिल्कुल सही दिया अपनी दानिस्त में, और उसमें मैं तो आई बाउ डाउन बिफोर हिम, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, द हाइस्ट रिस्पेक्ट एट माय कमांड, ये जनरलाइज नहीं किया जा सकता। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये नैब इस तरह अगर करप्शन को चेक ना करे, तो फिर तो फ्री फॉर ऑल हो जाए पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से इस पर तो फरूक साहब कोई एतराज़ नहीं करेगा कि नैब का इदारा जो है करप्शन पे चेक ना रखे। हमें जोर तो इस बात पे देना चाहिए कि जो शख्सियत हो वो काबिल कबूल सबको हो और मुतनाज़ा शख्सियत ना हो, लेकिन इन जो क्योंकि अब और हमेशा बात की जाती है कि जब स्टेट अथॉरिटी देता है हुकूमत को फैसले करने की, तो वो जस्ट फेयर और रीजनेबल फैसले होने चाहिए, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होने चाहिए। अब आप इस कानून को अगर तब्दील करेंगे, चाहे ऑर्डिनेंस के जरिए या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, तो आप एक पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाने जा रहे हैं ना, जो कि स्पिरिट को ही किल करता है। नहीं, वो बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, पर्सनल स्पेसिफिक कानून तो होना नहीं चाहिए, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर मैं माजी के बहुत से चेयरमैन हैं, उनको भी मैं कंसिडर करना चाहूँ, और वो उनको भी मैं इसलिए कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्सटेंडेबल वाले में वो भी आ जाते हैं। मैं अगर मतलब मैं अपनी जो चॉइस की प्लेट है वो बड़ी रखना चाहता हूँ, बड़ा मेन्यू कार्ड रखना चाहता हूँ अपने सामने, मैं उनको भी मैं सिर्फ जावेद इकबाल के लिए थोड़ी करूँगा, मैं तो पुराने जितने भी चेयरमैन हैं उनको भी मैं देखना चाहूँगा, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के सामने के दौर में चेयरमैन हों या उससे पहले मुशर्रफ साहब के हों या पीपल्स पार्टी के हों, सबको मैं देखना चाहूँगा। और काश जस्टिस दीदार हुसैन शाह ज़िंदा होते तो दीदार साहब तो वो पर्सनैलिटी थे, न्यूट्रल आदमी थे, उनको भी कंसिडर किया जाता। हालांकि वो एक जजमेंट आया था जिसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक उस वक्त की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने कर दी, तो वो फिर एक्सटेंडेबल वाले में उनको जाना पड़ गया। तो मेरा अपना ख्याल है ये थोड़ी सी विद ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा अनरीज़नेबल मीडिया हो रही है। ये पर्सनल स्पेसिफिक होना नहीं है, ना पर्सनल स्पेसिफिक कोई चीज़ होनी है। हमें एक बड़ी बास्केट में से चूज़ करना है बेस्ट कैंडिडेट,
और जैसे फॉर एग्जांपल बाज़ लोगों ने कहा मुतनाज़े हो गए, तो 3-4 लोगों के कहने से कोई मुतनाज़े नहीं होता। लेकिन तो नेचुरली अगर कोई जब जो वीडियो का मामला अभी आप कह रहे हैं कि अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ऊपर केसेस हो तो वो कैसे उस मुशावरत में शामिल हो सकता है, लेकिन जिस शख्स को बनाने की बात हो रही है, मुमकिन तौर पर उनको बनाने की बात हो रही है, उनकी एक मुतनाज़ा वीडियो है जिसपे हुकूमत कह चुकी है कि हम फॉरेंसिक करवाएंगे। हुकूमत ने फॉरेंसिक नहीं करवाया, जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है, तो फिर उस शख्स को आप चेयरमैन कैसे बना सकते हैं? अगर तो मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या ऑपोजिशन की डिमांड ये होती है कि फ़ौरन हुकूमत जो है इसकी फोरेंसिक करा ले। मेरे ख्याल में अगर ऐसी डिमांड आएगी तो हुकूमत फ़ौरन फोरेंसिक करा के मेरे प्रोग्राम पे उस वक्त की वज़ीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक कमाल साहिबा ने कहा था कि हम करवाएंगे। ऑपोजिशन तो एक अरसे से डिमांड कर रही है लेकिन नहीं हुआ आज तक। देखिए फरदौस बाजी एक ज़बरदस्त औरत है और मैं उनके बयानात का, मेरी बहन है, मेरी बड़ी प्यारी बाजी पे नाराज होंगे, बड़ा प्यार का रिश्ता है एज ब्रदर एंड सिस्टर। सुने ना, नहीं मुझसे देखें, मुझसे वो उम्र में छोटी हैं लेकिन मैं उनको बाजी कहता हूँ हमेशा, क्योंकि रिस्पेक्ट में हम लोग अपनी छोटी बहन को भी बाजी कहते हैं। मैं थोड़ी सी गुजारिश करूँ, फिर दोस्त ने जो कहा मेरे सर आँखों पे, लेकिन आई एम नॉट बाउंड बाय दैट। कोई अपोजिशन देखें इस वक्त या तो हुकूमत के पास जस्टिस जावेद इकबाल की इंक्वायरी होती है तो हम ज़रूर करते हैं, हमारे पास वो इंक्वायरी नहीं है। अभी तो किसी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये चीज़ फाइल कर दी है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो देख रही है कि उसके पास ये जुरिसडिक्शन है नहीं है। मैं ज़रा जवाब दे दूँ आपको, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या वो मुतनाज़ वीडियो जस्टिस जावेद इकबाल की करप्शन की है? द आंसर इज़ नो। क्या वो पैसे पकड़ रहे थे उस वीडियो में? द आंसर इज़ नो। मैं उनके सामने अपीयर होता रहा हूँ, मुझे पता है वो ईमानदार आदमी है, मुझे पता है कि ना वो गवर्नमेंट की और ना किसी अपोजिशन की किसी को वो खातिर में नहीं लाता, वो बिल्कुल करप्ट आदमी नहीं है। तो क्या मौजू नहीं है? तो मैं इसीलिए गुजारिश कर रहा हूँ, देखें मैं शहजाद, लेट्स बी फेयर, कोई मेरी आपकी वीडियो बना के मार्केट में चला दे, झूठ सच पता ही नहीं कुछ, वो कितने लोग जो है आवाज़ें भी बना लेते हैं, हम सबको पता है। मुझे नहीं पता वो उस वीडियो की हेल्थ क्या है, लेकिन जब तक डिटर्मिनेशन नहीं होता, और यहाँ तो देखिए यही देख लीजिए कि किसके खिलाफ क्या एविडेंस है, क्या उसके खिलाफ करप्शन की एविडेंस है? डॉक्टर साहब क्योंकि ये इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, ये भी चीज़ इन्वेस्टिगेट ही नहीं हुआ इसलिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मामला तो बड़ा संगीन था। उनके दफ्तर की वीडियो थी और इल्ज़ाम भी ये था कि इस वीडियो की बुनियाद पे वो किसी शख्स जिनके ऊपर केस था उनका मामला था ना, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी सामने आता है। हरासमेंट का अलग एलिगेशन था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का अलग एलिगेशन था। मैं थोड़ी सी गुजारिश करूं, अगर तो मेक एंड ब्रेक, मीडिया हमें ये कहती है कि जी मेक एंड ब्रेक जस्टिस जावेद इकबाल को कंसिडर करने की भी सिर्फ ये है कि वीडियो का फैसला किया जाए, तो फिर वीडियो का फैसला मेरे ख्याल में अगर SJC सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमें कह देती है तो हुकूमत ज़रूर करेगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मेक एंड ब्रेक है। और मैं अगेन ड्यू रिस्पेक्ट, और एहन मुमकिन है कि उस पूल में से जब देखा जाए तो गवर्नमेंट ये फैसला करे कि नहीं जी, द बेस्ट कैंडिडेट इज़ नॉट जस्टिस जावेद इकबाल बट इट इज़ समवन एल्स। डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक लेने दें, इस ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे। डॉक्टर फरूक नसीम हमारे साथ है, एक ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर डॉक्टर फरूक नसीम। डॉक्टर साहब आप उनकी तारीफ भी कर रहे हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब की, पहले भी आपने कहा उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अब इसको कैसे देखा जाए कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही है बतौर नैब चेयरमैन? हमने ऑपोजिशन के हवाले से बात कर ली, कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो भी हमने बात कर ली, लेकिन इसके अलावा आपके मुतादिद तकरीबन 9-10 वुज़रा आपके ये कह चुके हैं कि नैब की कार्रवाइयों की वजह से हुकूमत के काम में दखल अंदाजी होती है, ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म नहीं कर रही। कभी ये कहा जाता है कि LNG की कैपेसिटी हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि नैब का ये रवैया है। कभी वज़ीर आज़म खुद ये बात करते हैं कि हम अच्छे चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं तैनात कर सकते इदारों में क्योंकि नैब हमारे सर पे खड़ा है। तो वज़ीर आज़म से लेकर मुतादिद वुज़रा कह चुके हैं कि नैब का जो एक्टिविज्म है उससे नुकसान हो रहा है हुकूमत को। फिर कैसे कहा जा सकता है कि उनकी कारकर्दगी अच्छी है? अजय, ये तो आपने फिर एक और बात छेड़ दी। वो तो बात ये है कि नैब का कानून जो है वो, ये तो मैं ख़ुद कहता हूँ कि नैब का कानून जो है उसको अमेंड होना चाहिए, लेकिन जस्टिस जावेद इकबाल जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं इस कानून के हिसाब से। इस कानून को अमेंड कर दीजिए तो वो उसके हिसाब से काम करेंगे। तो इस कानून का जो डिफेक्ट है उसका इल्ज़ाम जस्टिस जावेद इकबाल पे नहीं है,
मतलब अगर हुकूमत के क्या कोई भी ये कहता हो, बल्कि जरदारी साहब ने भी एक दफ़ा ये कहा कि नहीं जी ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और हुकूमत के अगर किसी वज़रा ने ये वज़ीर ने कहा कि हाँ जी ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप याद करें कि मैंने वो ऑर्डिनेंस बनाया था और ये सारा का सारा ब्लेम मैं ये थ्रो करता हूँ अपोजिशन पे। वो लेके बैठ गए कि जी जब तक ये 38 अमेंडमेंट्स आप सारी की सारी नहीं करेंगी, वो समझ रहे थे कि वो ब्लैकमेल कर देंगे। ना फ़रोग नसीम ब्लैकमेल होता है, ना इमरान खान ब्लैकमेल होता है। मैं मुतअद्दिद कहा, मैंने कहा गलती कर रहे हैं, कर दें, वो बाद में देख लेंगे। और आज की तारीख़ में सारी की सारी अपोजिशन मुझे कहते हैं यार गलती हो गई, आप सही कर रहे थे, उस वक्त हमें मान जाना चाहिए था। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम फिर भी वो अमेंडमेंट करने के मूड में हैं। कुछ ड्राफ्ट्स उसके एक्सचेंज हुए हैं, एन मुमकिन है वो अमेंडमेंट किया जाए, जिससे ये जो मामला कानून का तो नहीं है ना, ये है। कानून 1999 से है नैब का, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई हुकूमत इतने शिकवे करे इस कानून के हवाले से कि इसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी ने काम करना बंद कर दिया है, ML1 नहीं बना सकते हम फला काम नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया। ये नहीं होता है, ये तो इन्हीं के दौर में वो एक्टिविज्म नजर आ रहा है, और खास तौर पे आई थिंक उस पे तनकीद हो रही है ना, उस पे वजीर आजम तनकीद कर रहे हैं। इससे पहले आपने कब सुना है कि नैब की वजह से हम CO नहीं तैनात कर पाते? नहीं, मैंने सुना शहजाद, मैंने मुतअद्दिद दफ़ा ये सुना है। मैं आपको बताऊं नैब वो एक कानून है जिसमें मैंने भी बड़ी वकालत की है, बहुत से एक्यूज़ लोगों की वकालत की है, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, ट्रायल कोर्ट में भी थोड़ी बहुत की है। और मैं आपको बताऊं कि ये हमेशा से ये एक बड़ा तनकीद नैब पे आती रही है कि नैब की वजह से बहुत सी चीज़ें जो बिज़नेसमैन हैं उसमें प्रॉब्लम है, क्या कुछ है। ये तो जावेद इकबाल साहब के आने से पहले ही मामलात हैं। और अगेन मैं आपको लेट मी टेक यू बैक टू साद रफ़ीक का जो ऑर्डर है, बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर, जो उसके अंदर मैं कोई भी नहीं होता कि उसको उस तरह उसकी तनकीद करूं, सिवाय इसके ये कहने के कि देखिए हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है। तो उस ऑर्डर में जो बात की गई है वो उस केस के लिए रेलेवेंट है, वो जनरलाइजेशन नहीं है जिसको आप पिक करके आपसे मुराद कोई पिक करके एक और सवाल मैं ये करूंगा आपसे, ब्यूरोक्रेसी का काम बंद हो गया है। हाँ, ये तो आपके, मैं तो तकरीबन 10-12 आपके वुज़रा इंक्लूडिंग जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर नैब के कानून पे सवाल उसका जवाब दे दिया, उनकी परफॉर्मेंस पे सवाल करो तो वो हमें नोटिस भेज देते हैं। इस पे अब जरा ये बताइएगा डॉक्टर साहब, जावेद इकबाल नहीं है, वो कानून है। आपको लगता है कि ये न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी अगर आप दोबारा जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंड करते हैं या रीअपॉइंट करते हैं? क्योंकि एक तनकीद ये है कि चाहे मालम जब्बा केस हो, चाहे BRT केस हो, चाहे बिलियन ट्री सुनामी का केस हो, वहाँ पे नैब की वो कार्रवाइयाँ नहीं नजर आई, कोई पकड़ धकड़ नहीं हुई। अभी पिछले हफ्ते ही पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि हमने ऑर्डर में ये कहा था कि नैब जारी रखे मालम जब्बा की तहकीकात, और नैब ने ये कहते हुए केस बंद कर दिया कि हाई कोर्ट ने हमें कहा है कि केस बंद कर दें। तो ये तासुर तो मजीद तकवीत मिलेगी ना इसको, क्या जिस चेयरमैन पे ये तनकीद हो रही है कि आप हुकूमत के केसेस नहीं खोलते, उन्हीं को आप एक्सटेंशन देंगे, तो फिर आगे जाके वो कैसे हुकूमत के खिलाफ कोई केस खोलेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे? मेरे ख्याल में अब आपने क्योंकि ये बात की है, थोड़ा सा 2-4 मिनट मुझे दीजिएगा एक्सप्लेन करने के लिए। मेरे ख्याल में जो केसेस ये मालम जब्बा टाइप के हैं, वो एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन की बातें हैं, और एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन की जो बातें हैं उसमें नैब का इतलाक़ क्या होता है, क्या नहीं होता। पेशावर हाई कोर्ट हमारे सर आँखों पे, वो जो कह रही है हाई कोर्ट, आई एम श्योर वही करना चाहिए। अगर पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा है तो ज़रूर वो करना चाहिए। लेकिन मैं आपको जो जनरल आपने बात की है उसकी सिर्फ छोटी सी आपको एक सामने ये रखूं कि जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ बहुत से केसेस हैं। अब जैसे फेक बैंक अकाउंट का केस है, फेक बैंक अकाउंट से तो बैंकिंग चैनल से सारे जो पेमेंट्स हैं वो सारी पकड़ी गई हैं, वो सारे आया हैं। उसमें केक के पैसे भी कहाँ से गए हैं, कोई एंटरटेनमेंट के भी पैसे हैं कहाँ के, वो सारी चीज़ें दैट्स सो क्लियर। जहाँ तक के दूसरा कोई मुश्ताक चीनी टाइप केसेस हैं, वो भी सारे बैंकिंग चैनल से इस तरह 1+1 करके सामने आती हैं। और जहाँ तक कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो केसेस सामने आए हैं, मतलब वो केसेस ये हैं कि कंप्लेंट किसी ने कर दी है, उस अच्छी कंप्लेंट है, बुरी कंप्लेंट है, सही है, नहीं है, कोई ब्लैक एंड वाइट टाइप के केसेस इस तरह की जितनी इसमें तो बड़ी तवील बहस हो जाएगी। इसमें तो आप एहसन इकबाल साहब के केस उठा के देखें या शाहिद खाकान अब्बासी साहब के केस उठा के देखें, वहाँ पे भी मॉनेटरी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, इख्तियारात के मिसयूज़ का इल्ज़ाम है,
या गलत फैसले करने के इल्जाम इस तरह के, बट वो एक बहस लंबी हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि हुकूमत ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आप जानिबदार हो गए, आपका सियासी किरदार है, आप इस्तीफा दे दें। उनसे सवाल भी हुआ था कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आप जाएंगे, तो क्या हुकूमत ने इस हवाले से कोई फैसला किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाया जाएगा अगर वो खुद इस्तीफा नहीं देते? मुझे इसके बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री के अंडर आता है, यानी बाबर रवान। तो ये मेरे ख्याल में आप या तो फवाद चौधरी से सवाल करें या बाबर रवान साहब से सवाल करें। मेरे अगर इल्म में कोई चीज़ आती तो मैं ज़रूर आपको बता देता, मेरे इल्म में नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक नसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें शामिल करते हैं एक ब्रेक, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। नून लीग में इख्तलाफात और तकसीम इस हद तक बढ़ गए हैं कि अब मामला शो कॉज नोटिस तक पहुंच गया है। पहले नून लीग का ये कहना होता था कि इख्तलाफ राय हर पार्टी में होता है, जमहूरियत का यही हुस्न है, लेकिन अब उस इख्तलाफात की वजह से पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी के 2 डिविजनल मीटिंग का बाइकॉट किया और जब तक मियां जावेद लतीफ़ को शो कॉज नोटिस नहीं मिला वो उन मीटिंग्स में नहीं जा रहे थे। लेकिन कल जावेद लतीफ़ साहब को नोटिस मिल गया, शो कॉज नोटिस पार्टी की जानिब से, और उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके बताया कि किस मजबूरी के तहत नवाज शरीफ ने ये नोटिस दिया है, ये वो जानते हैं। लेकिन आज जो अगला पार्टी एक्टिविटी थी उसमें सदर शहबाज शरीफ नज़र भी आए। सियालकोट में आज वो पार्टी कन्वेंशन में मौजूद थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि तकसीम इस हद तक बढ़ गई है कि अब पार्टी सदर मीटिंग्स के बाइकॉट करने लगे हैं क्योंकि उनके कहने के ऊपर पार्टी के रहनुमा को शो कॉज नोटिस नहीं दिए जा रहे। ये मामला कहाँ जाके रुकेगा और इससे पार्टी को किस हद तक नुकसान हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और जर्नलिस्ट एंकर पर्सन आसमा शिराजी साहिबा। आसमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हर पार्टी में हमें पता है इख्तलाफ राय होती ही है, तकसीम होती है, लेकिन यहाँ पर ये मामला ज़्यादा ही आगे नहीं बढ़ता जा रहा दिन ब दिन, क्योंकि मियां जावेद लतीफ़ का जो मामला था उसकी वजह से पार्टी सदर ने 2 मीटिंग्स में एहतजाजन उसका बाइकॉट किया और कल जब शो कॉज नोटिस मिला तो आज दोबारा शहबाज शरीफ साहब हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं। क्या वजह क्या है कि ये तकसीम कम होने का नाम नहीं ले रही है? शहजाद, मेरा तो ख्याल है कि जो जिस तरह की सूरत हाल है दोनों ग्रुप्स के अंदर, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 2 ग्रुप्स हैं जिनको पहले तस्लीम नहीं किया जाता था, मगर अब एक वाज़ेह तकसीम नज़र आती है। एक शहबाज शरीफ साहब के साथ है, दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा के साथ एक ग्रुप है जो कि पूरी तरह खड़ा है। दोनों ग्रुप्स के अंदर इस वक्त एक लावा उबल रहा है और कोई भी ब्लैक स्वान जो है ना वो पार्टी के अंदर किसी भी वक्त वो हो जाएगा और वो लावा फट पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि ये उसके चांसेस, उसके इम्कानात बहुत जल्द नज़र आ रहे हैं जिस तरह की सूरत हाल दोनों ग्रुप्स के अंदर नज़र आ रही है। एक तरफ का ये कहना है कि हम जो PMLN है उसके अंदर हम चाहते हैं कि जो सदर साहब हैं उनकी एक्टिविटीज़ मुज़ाहमत की अगर नहीं भी हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तमाम चीज़ों के ऊपर अपना ना सिर्फ मौक़िफ़ पेश करें बल्कि वो पार्लियामान के अंदर भी पार्टी को भरपूर तरीके से रिप्रेजेंट करें, जो कि करना चाहिए बहैसियत सदर। दूसरी तरफ सदर साहब की पार्टी का ग्रुप है और सदर साहब खुद हैं जो कि कहते हैं कि उनको सदर बनाया गया है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे लोगों को जो है वो ओवर पावर किया गया है कि वो उनके खिलाफ बात करें। जैसे भी जावेद लतीफ़ साहब ने बात की या कुछ अर्सा पहले शायद खाका रबाई साहब ने स्टेटमेंट्स दे दिए, तो एक वहाँ पर भी गुस्सा नज़र आ रहा है कि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन जो इख्तियारात हैं और जो उनके मुनाफी जो स्टेटमेंट्स देने होते हैं उनके लिए कुछ और लोग पार्टी के अंदर हैं। तो ये दोनों ग्रुप्स जो हैं इस वक्त भरपूर तरीके से, और इसका सबसे बड़ा जो इस नुकसान है वो ये है कि ज़ाहिर है PMLN कैंटोनमेंट में तो ज़रूर जीती है, लेकिन अगर ये तकसीम रही तो आगे जाके और प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसकी जिम्मेदारी मियां नवाज शरीफ के ऊपर आती है कि वो इस वक्त दोनों जमातों, दोनों ग्रुप्स को भरपूर तरीके से देख रहे हैं, लेकिन वो बजाय ये कि इख्तलाफात को ख़त्म करें और वो एक जगह पर इनको बिठाएँ और पार्टी के अंदर ये कथारसिस हो कि कौन क्या चाहता है, कितनी मफाहमत, कितनी मज़ाहमत, कौन किस तरह से लेके चलना चाहता है, उसको तय करें। वो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने जिस तरह से अभी दोबारा पॉलिटिक्स की कि वो सहाफ़ियों के धरने में आ गए, बिलावल साहब को फ़ोन किया, एमल वली से बातचीत की, वो एक दफ़ा फिर पूरी अपोजिशन को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि उनकी पार्टी के अंदर ही उनकी जो ये सियासत है कौमी दर्जे की, उसकी एक मुखासमत ज़रूर मौजूद है। और अब तक क्योंकि पार्लिमानी ओहदा शहबाज शरीफ साहब के पास है, तो जैसे आपने धरने की मिसाल दी, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स तो सारे शहबाज शरीफ साहब देख रहे हैं या वो लोग जो कि कौमी असेंबली वगैरह में है। जहाँ तक बात होती है कि जलसा करना है या फिर आपने कोई इलेक्शन कैंपेन चलानी है तो वहाँ पे मरीम नवाज साहिबा और उनका ग्रुप सामने आ जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बहुत जल्द ये एक होना होगा, ये मामला इस तरह चल नहीं सकता, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में
अब तो पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही है कि एक बयानिया होना चाहिए हमारा। बिल्कुल, देखिए इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट जो कि शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप में नजर आते हैं ज्यादा, फिर जावेद लतीफ साहब का जवाब, तो ये जो दो ग्रुप्स के आपस में वाया मीडिया लड़ाई हो रही है ये अभी बढ़ेगी और इसको किसी न किसी अंजाम पे पहुंचना इसलिए ज़रूरी है कि अब आपकी तंजीमी लेवल के ऊपर, जैसे उस दिन नवाज शरीफ साहब ने कोई मीटिंग की जिसमें शहबाज साहब नहीं गए, उसमें एक दो लोग और भी सीनियर्स जो थे हमजा शहबाज भी नहीं थे, मेरी इत्तला के मुताबिक शायद ख्वाजा साद रफीक भी नहीं थे और बहुत से लोग भी नहीं थे। तो अगर ये लोग जो है अपने शहबाज शरीफ को फॉलो कर रहे हैं और शहबाज शरीफ की फॉलोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा है पार्टी वर्कर्स के अंदर, और तंजीमी एतबार से पंजाब भर की जो एक तरह से तंजीम है उसको हमजा शहबाज बहुत सही तरीके से देखते हैं और उनके कंट्रोल में है। यही वजह है कि जब लाहौर का जलसा हुआ था और उसमें PMLN की शमूलियत कम हुई थी तो सवालात हमजा शहबाज के ऊपर उठे थे कि शायद वो जेल के अंदर हैं, इस वजह से उनके ग्रुप के लोगों ने मरियम नवाज के जलसे को कमज़ोर साबित करने की कोशिश की है। तो ये लड़ाई अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। और इसमें देखने के दो तरीके, एक तो बात ये होती है कि कौन सा बयानिया प्रिवेल करेगा इलेक्शन के करीब जाते हुए, लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि एक मुख्तलिफ ग्रुप हमें नज़र आता है मरीम नवाज के साथ, और वो लोग जो शहबाज शरीफ साहब के साथ होते हैं नज़र आते हैं, जैसे आज सियालकोट में नजर आए, वो मरीम के साथ नहीं होते। तो कौन सा ग्रुप प्रिवेल करेगा? एक तरफ मरीम नवाज साहबा हैं जिनके ऊपर ऑब्वियसली उनके वालिद साहब हैं नवाज शरीफ साहब, और दूसरी तरफ पार्टी के स्टॉलवर्ड्स हैं जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, राना तनवीर का नाम लिया जाता है, उसमें या सादिक साहब है। तो कौन सा ग्रुप प्रिवेल करेगा? देखिए ये जो दूसरा ग्रुप है शहबाज शरीफ साहब वाला, ये इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि ये इलेक्टेबल्स हैं और इलेक्टेबल्स भी पुराने इलेक्टेबल्स हैं। इसी तरह से जो तंजीम का ढांचा है वो भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हाथ में ज़्यादा है बनिस्बत मियाँ साहब के और मरियम बीबी के। मरियम बीबी जो आम आवाम है उसको इकट्ठा करने के लिए एक क्राउड पुलर ज़रूर है और वो बहुत बड़ी क्राउड पुलर है, उनकी एक बहुत फॉलोइंग है और वो मियाँ साहब का नैरेटिव लेके आई हैं। लेकिन जो मियाँ नवाज शरीफ हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, इसलिए अब यहाँ पर जो तंजीम की बुनियाद है वो ये ग्रुप लेके चल रहा है और इसके साथ साथ ये पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है। इनकी जो सोच है वो भी डव्स वाली सोच है, इस्टेब्लिशमेंट से मुखासमत नहीं चाहते हैं, मुजामत नहीं चाहते हैं, बल्कि रास्ता बनाना चाहते हैं। बल्कि एक दो लोगों ने कहा कि अगर हम मुफाहमत थोड़ी बीच में हम नहीं लेके जाते तो वो जो वैक्यूम हमने पैदा कर दिया उसको पीपल्स पार्टी फिल इन कर रही है, उसको PMLN फिल इन नहीं कर पा रही है। वो राब्ते जो थे वो उन्होंने अपने मजबूत कर लिए, हालांकि वो PMLN के पास अपॉर्चुनिटी एक आई थी कि वो शहबाज शरीफ के जरिए से या किसी और के जरिए से वो राब्ते मजबूत बना रहे हैं। और आसमा साहब ये क्या मामला है कि पार्टी लीडर आके एक बात करते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है कराची में, उन्होंने बात की नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से, तो कहा जाता है ये उनकी ज़ाती राय है, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये सदर की ज़ाती राय है। फिर कभी हम देखते हैं कि वो एक बयान देते हैं जिसपे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी साहब आके बात करते हैं। कभी हम ये देखा जाता है कि मियाँ जावेद लतीफ़ आके असाइनमेंट दिए जा रहे हैं उन लोगों को। तो क्या ये तमाम रहनुमा अपने तौर पर आके बात कर रहे हैं या कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट है नवाज शरीफ साहब की? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि खुद आके बात कर रहे हैं, ये वो उस पूरी इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो कि पार्टी के अंदर इस वक्त चल रही है। और ये दो ग्रुप्स जो हैं ये आपस में इनकी मुखासमत काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ गई। जहाँ तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, ज़ाहिर है वो मरियम साहिबा के और मियाँ नवाज शरीफ के कैंप से जो है वो उसके हिस्सेदार हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो ये कहते हैं कि उनके लिए भाई भी बराबर है, दूसरा ग्रुप भी उनके लिए अहम है, लेकिन प्रैक्टिकली अब उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि अगर आपने पार्टी का सदर शहबाज शरीफ को बनाया तो आप उनको कितने इख्तियारात भी दे रहे हैं, और अगर आपने किसी और को सदर बनाना है, शायद खाकान अब्बासी साहब को बनाना है, उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी बनाना है, तो फिर उनको किया जाए। अभी सूरत हाल ये है कि जो शहबाज साहब का ग्रुप है उनके पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी है, उनके पास लीडर ऑफ द अपोजिशन का ऑफिस भी है, उनके पास दीगर जो भी अहम पोस्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर है वो उनके पास मौजूद है, जबकि दूसरे ग्रुप के पास सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पार्लियामान के अंदर हो। इसलिए पूरी तरह से पार्लियामान के अंदर जो ओवरकम किया हुआ है या ओवर पावर किया हुआ है वो शहबाज साहब के ग्रुप ने किया हुआ है, और ये चीज़ जो है दूसरे ग्रुप को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे उनके लिए है कि हमारा जो हिस्सा है वो कहाँ पे है, वो हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, और वो ये महसूस भी करते हैं कि बहुत सारे इशूज़ के ऊपर शहबाज साहब जो हैं वो मौजूद नहीं होते हैं जिनको कि होना चाहिए और ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसलिए भी इख्तलाफात जो है वो ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आसमा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थी, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद टैक्स लॉ के हवाले से बात करेंगे, क्या तरमीम की गई है, उसके क्या असरात होंगे, एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कल ये कहा है कि अगले 6 से 8 साल में जो टैक्स टारगेट है, FBI का टैक्स टारगेट, वो होना चाहिए 20%, GDP का 20%, जो कि यकीनन एक ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है। बट इस पर शौकत तरीन साहब का कहना है कि अगर हम अपने टैक्स बेस को ब्रॉडन करते हैं और जो बड़े रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेटेड सिस्टम लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो इस टारगेट तक पहुँचा जा सकता है। कल FBR के चेयरमैन डॉक्टर अहमद ने ये बताया, जो नंबर है 30 लाख लोगों का, कि 30 लाख लोग पाकिस्तान में टैक्स फाइल करते हैं, उसमें से 20 लाख ऐसे हैं जो कि या तो जीरो फाइल करते हैं या फिर 5,000 रुपए से कम टैक्स फाइल करते हैं। ये डॉक्टर अशफाक अहमद का कल कहना था एक प्रोग्राम में। इस वजह से ही टैक्स लॉ के जो अमेंडमेंट है वो की गई एक ऑर्डिनेंस के जरिए, जिसके चंद नुकात आपके सामने रखते हैं। इसमें अब बताया गया है कि FBR जो है वो डेटा शेयरिंग करेगा नादरा के साथ, यानी कि नादरा नॉन फाइलर्स का और वो लोग जो कि टैक्स फाइल करते हैं लेकिन दुरुस्त फाइलिंग नहीं करते, उनका डेटा इकट्ठा करेगा। उनके पास एक्सपेंसेस होते हैं, उसके जरिए उनकी आमदनी का तखमीना लगाया जाएगा और ये सारा डेटा FBR की रिक्वेस्ट पे FBR से शेयर किया जाएगा। इसके अलावा इस टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 198 को भी ओमिट किया गया है, जिसके हवाले से रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि इसका मतलब ये है कि जो मिस डिक्लेरेशन होगी टैक्सेस की या कोई टैक्स फ्रॉड होंगे, उनके मामलात अब नैब भी देख सकता है और 20 साल पुराने केसेस जो कि बंद हो चुके हैं, नैब उनको भी दोबारा खोल सकता है। लेकिन इस हवाले से कल FBR चेयरमैन ने यह कहा है कि इस कानून की इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से की जा रही है। इसमें सिर्फ नैब के साथ डेटा शेयरिंग होगी, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की डेटा शेयरिंग होगी, इसके अलावा इसका इतलाक एक आम शहरी पर नहीं होगा। नॉन फाइलर्स के हवाले से अब ये भी होगा कि जो जनरल ऑर्डर है उसके तहत बिजली गैस का कनेक्शन भी कट सकता है नॉन फाइलर का और उनकी मोबाइल सिम्स को भी ब्लॉक किया जा सकता है। इसके अलावा जो नॉन फाइलर प्रोफेशनल्स हैं जो घर से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी 5 से 35% तक का एडिशनल एडवांस टैक्स लागू कर दिया गया है। क्या इससे हम इस अमेंडमेंट से अपना टैक्स बेस बढ़ा सकते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शहबाज जैदी साहब, जो है FBR के। शहबाज साहब, ज़रा बताइएगा कि क्या ये जो टैक्स लॉ में अमेंडमेंट आई है ऑर्डिनेंस के जरिए, क्या इससे हम कामयाब हो सकते हैं अपना टैक्स बेस बड़ा करने में? देखिए शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर डिस्कशन। देखिए कल जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया है 16 सितंबर को, इनकम टैक्स अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021, ये इसने पाकिस्तान कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं जो पास में नहीं हुई हैं और मेरे ज़ाती हिसाब से ये बहुत ज़रूरी थी और लोगों ने अभी तक इसको अप्रिशिएट नहीं किया कि कितना बड़ी तब्दीली कल लाई गई है और अब सिर्फ गवर्नमेंट का ये काम है कि उस तब्दीली को इम्प्लीमेंट करे। मैं आपको 2-3 बड़ी मोटी चीज़ समझा देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने अब पावर ली है कि अगर किसी बंदे के पास गैस का या इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है और वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके पास ये पावर होगी कि उसका गैस कनेक्शन और उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो काट दिया जाए। इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 3 लाख के करीब, 3 लाख से ऊपर इंडस्ट्रियल कमीशन भी हैं, जबकि सेल टैक्स रजिस्टर्ड लोग 10 लाख की है। इसका मतलब है तकरीबन 2 लाख से ऊपर ऐसे कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं जो इस वक्त नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट ने, ये बिल्कुल ठीक है, होता है और सोसाइटी के को इम्प्लीमेंट करती है। दूसरी तब्दीली जो लाई गई है वो ये कि जो दादरा के पास किसी इंडिविजुअल का डेटा होता है ये भी FBR ले सकता है, मगर उन्होंने उसको कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया है और आपके डेटे के बेस पर अगर आपकी 10,000 बेशुमार ट्रैवलिंग है या आपका बेशुमार खर्चा है या आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके बेसिस पर एक एस्टिमेटेड इनकम निकाली जा सकती है और वो इनकम निकालने के बाद वो FBR को देंगे और जो लोग रिटर्न फाइल करते या टैक्स नेट पे नहीं है या उनकी रिटर्न जीरो है तो FBR उसके बेस पर वो चीज कर सकता है। ये बहुत रखती है क्योंकि आपकी तमाम ट्रांजेक्शन आजकल रिलेट कर रही हैं विद दादरा के पास, तो ये भी बहुत ज्यादा अहम रखती है कलेक्शन की। ये आपने किया गया है। तीसरी जो बहुत अहम की गई है वो ये है कि जो रिकॉर्ड्स हैं तो वो उसकी शेयरिंग जो है उसके लिए जो पावर्स है वो उसको शेयर करने का उसको अमेंड किया गया है और ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव है, पर इस तरह FBR चेयरमैन ने कहा नहीं है। चौथी चीज जो शायद अभी आपकी नजर से शायद नहीं गुजरी है वो ये है कि उन्होंने कोशिश ये की है कि जो कंपनियां हैं वो पेमेंट जो टैक्स
करती है वो डिजिटाइज पेमेंट करें और उसके तहत पेमेंट हो, ना कि वो जिस तरह आज होते हैं। तो उसमें अभी क्लैरिफिकेशन आनी है और मेरा अपना ख्याल है कि चेक्स और डिजिटाइज दोनों होगा और ओवर द टाइम तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो जो कुछ अभी ये ऑफिस में किया गया है, इसमें आप अगर देखें तो किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन की नहीं है, ये टैक्स के वो चीजें हैं जो बहुत जरूरी थी और तो ये सारी चीजें हैं जिनको मैं कहता रहा हूँ कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी अगर आप टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें शहजाद जो सवाल आया है वो ये है कि अब ये कानून तो बन गया, कानून पे अमल दरामद किस तरह होगा, क्या वो होगा, और अगर वो होगा तो इसमें हमारी इंडस्ट्री का और कारोबार का रिएक्शन क्या होगा। मैं आपको मिसाल बताऊं, हमारे पास लाखों में मिठाई की दुकानें हैं कि गैस का इस्तेमाल करती हैं और वो सेल टैक्स में अक्सरियत रजिस्टर्ड नहीं। तो अब सवाल ये है कि क्या हम उनके साथ एक्शन लेने वाले हैं, उनको हम एक्शन लेंगे, उनके बिल उनके करेक्शंस काटेंगे। मेरा सजेशन है काटें, मगर उसके लिए आपको डिस्कोर्स की और इलेक्ट्रिक कंपनी की सपोर्ट चाहिए और साथ में की सपोर्ट भी चाहिए। इसमें जरा सेक्शन 198 की भी वजाहत करेगा, इसको ओमिट करने का क्या मतलब है? क्योंकि रिपोर्ट ये क्या जा रहा है कि इसके बाद अगर आपने मिस डिक्लेरेशन की है टैक्स की या फिर आपने टैक्स फ्रॉड किया है तो नैब के पास ये इख्तियार होगा कि वो 20 साल पुराने मुकदमा जो कि इवन बंद हो चुके हैं उनको भी दोबारा खोल के देख सकता है। लेकिन एफबीआई चेयरमैन ने कहा है कि ये सिर्फ डेटा शेयरिंग के हवाले से है और वो भी नैब से उस सूरत में की जाएगी कि अगर मामला पब्लिक ऑफिस होल्डर का सिर्फ होगा। देखिए उसमें देखिए बात ये है कि जो एक हमारे इनकम टैक्स कानून के तहत एक टाइम पार्ट का पोजीशन है और टाइम पार्ट का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन टाइम बाद आपका जो ट्रांजेक्शन है उसको नहीं खोल सकते। वो टाइम पार्ट की प्रोविजन आज भी मौजूद है, उसको तब्दील नहीं किया गया है। जहां तक पब्लिक ऑफिस का सवाल है वो भी जिस तरह उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है वो बात सही नहीं है। वो ये है कि अगर कोई डेटा अवेलेबल है और कोई इन्वेस्टिगेशन पब्लिक ऑफिस की पेंडिंग है तो वो उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक ऑफिस वाले की इंफॉर्मेशन उस एपेक एजेंसी से शेयर की जा सकती है। ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए या एक आम शहरी की इंफॉर्मेशन भी शेयर की जा सकती है नैब के साथ? टेक्निकली तो देखिए शहजाद, मेरा तो हमेशा से व्यू ये है कि जो आम शहरी है वो तो उस व्यू से ही बाहर है जिसकी अकाउंटेबिलिटी का है, उसके लिए रेस्पेक्टिव इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। एक्चुअली जो पब्लिक जो जैसे एपेक्स इदारे की आप बात कर रहे हैं उसका तो एम्बिट ही पब्लिक अब्यूज ऑफ द पब्लिक ऑफिस है। तो अगर पब्लिक ऑफिस नहीं है तो वो अंदर फॉल ही नहीं करता। देखिए उस इदारे का ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि वो सैम्पल नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज जहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि ये यकीनन एक टर्न अराउंड हो सकता है, ऐसा फैसला है जिसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है अगर हम अपना टैक्स बेस को ब्रॉडन करना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।